आखिर ये इकोनॉमी का खेल क्या है, हमें ऐसे बताया जा रहा है। हमारी इकोनॉमी जापान से आगे जा चुकी है। बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है अभी तक हमारी इकोनॉमी जापान से आगे नहीं जा चुकी है, लेकिन बहुत जल्द चली जाएगी। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हम ये बात मान लेते हैं कि जापान की और हमारी इकोनॉमी बराबर हो चुकी है। लेकिन क्या जापान के लेवल का लाइफ स्टैंडर्ड भारत के लोग जीते हैं? बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ, सड़कें, ये सुविधा भारतीय लोगों को मिल जाती है? ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि साथियों सिर्फ इकोनॉमी बढ़ने से देश की तरक्की नहीं होती है। हो सकता है किसी एक देश के व्यक्ति को कुछ बड़ा खजाना मिल जाए, या किसी एक व्यक्ति को दुनिया भर का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा चला आ जाए। इससे क्या देश की तरक्की होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। उस एक इंसान की बहुत तरक्की होगी। दुनिया भर के देशों के अंदर उस कंपनी का, उस इंसान का नाम हो जाएगा। हो सकता है दुनिया भर के जो अमीर लोग हैं उसकी लिस्ट में उनका नाम बहुत ऊपर आ जाए। लेकिन देश के लिए क्या वाकई में इसका फ़ायदा होता है? देश की जनता को क्या वाकई में इकोनॉमी बढ़ने से राहत मिलती है? आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया भर के बहुत सारे मापदंड हैं। डेमोक्रेटिक इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, स्माइलिंग इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं जहां पर हम जापान के सामने टिकते तक नहीं है, बहुत नीचे है हमारी रैंकिंग। लेकिन आज हम खास करके 3 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों को इकोनॉमी का खेल समझ में आ जाएगा। पहला मुद्दा ये है, हमारी पर कैपिटा जीडीपी कितनी है और जापान की कितनी है। दूसरा मुद्दा ये है, वहाँ के लोगों की पीपीपी क्या है और हमारी क्या है। तीसरा मुद्दा ये है, अगर हमारी जनसंख्या और जापान की जनसंख्या दोनों को कंपेयर किया जाए तो 4 ट्रिलियन जनसंख्या के हिसाब से बांटने के बाद एक एक व्यक्ति को कितना आएगा। इन्हीं सारे मुद्दों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मुद्दों के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर आगे के मुद्दे आप समझ पाएंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पूरे देश का इनकम। उस देश के अंदर कितना प्रोडक्ट बना, दुनिया भर में कितना बेचा गया, उस देश के अंदर कितनी सर्विस इस्तेमाल की गई, उस देश की सर्विस दुनिया भर के देशों में कितनी इस्तेमाल की जाएगी, वो सब गिना जाएगा। यहाँ तक कि विदेशों में अगर कोई हमारी एम्बेसी है, उस एम्बेसी के अंदर कोई पासपोर्ट का पैसा भी भरता है, वो भी गिना जाएगा। जैसे कि हमारा कोई मछुआरा समंदर से मछली पकड़ कर लाता है, वो भी पैसा गिना जाएगा। और अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति ने एक बिस्किट भी खरीद लिया, यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी कर लिया, वो भी पैसा गिना जाएगा। मतलब यही है, अगर उस देश के अंदर प्रोडक्ट भी कम बनता है, उस देश की सर्विस दुनिया भर में इस्तेमाल भी नहीं होती है, लेकिन उस देश के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको खाना लगेगा, कपड़ा लगेगा, वो कुछ ना कुछ तो सर्विस इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, अगर देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमी, जीडीपी अपनी आप थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर कोई देश है वहाँ की जनसंख्या कम है और वहाँ की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उस देश की तरक्की हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ का जो प्रोडक्ट है दुनिया भर के अंदर बेचा जाएगा। वहाँ की जो कंपनियां हैं दुनिया भर के अंदर अपनी सर्विस देगी, वहाँ से भी पैसा जुटाया जाएगा। मतलब यही है, अगर जनसंख्या कम है और उस देश की
इकोनॉमी ज़्यादा है, मतलब उस देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उस देश को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे में वो देश की तरक्की करेगा। वहाँ की सड़कें अच्छे होंगी, वहाँ के स्कूल अच्छे होंगे, वहाँ खाना अच्छा मिलेगा, वहाँ पर अस्पताल अच्छे होंगे। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो देश एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ जीडीपी बढ़ने से, इकोनॉमी बढ़ने से उस देश की तरक्की नहीं होती है। तो उस देश की तरक्की तब मानी जाएगी, उस देश का इनकम उसी देश की जनता के लिए बहुत सारे राहत देने वाला होना चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ जीडीपी बढ़ने से, इकोनॉमी बढ़ने से उस देश की तरक्की नहीं होती है, उस देश की जनता को राहत नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हमारे 3 मुद्दों की। अब बात करते हैं पर कैपिटा जीडीपी की। साथियों, जापान की पर कैपिटा जीडीपी $33,960 है और हमारी $2,880 है। मतलब यही है कि भारत से कई गुना ज़्यादा जापान के लोग पैसे कमाते हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए, भारत का व्यक्ति जितना पैसा कमाता है उससे 10 गुना से ज़्यादा पैसा जापान का व्यक्ति कमाता है। अगर भारत का व्यक्ति 15,000 कमाता है तो उसी तुलना में जापान का व्यक्ति 10 गुना ज़्यादा यानी 1.5 लाख कमाएगा। अब आप समझ लीजिए, एक 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति और 15,000 कमाने वाला व्यक्ति दोनों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होगा। जो 15,000 कमाता है वो अपने घर के खर्चे नहीं चला पाएगा, वहाँ पर वो खाने पीने में कटौती करेगा, अच्छी चीज़ें कम खाएगा, सस्ती चीज़ें लेकर खाएगा, कपड़े भी सस्ते इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनके जो बच्चे होंगे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते और बच्चों को भी पौष्टिक खाना नहीं मिल सकता। इसके उलट जो भी 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति है उसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वो अच्छे घर में रहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, एक कार लेकर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिला सकता है, ट्यूशन लगा सकता है। दुनिया भर की जो फैसिलिटी है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सब उसको मिलेगा। लेकिन जो 15,000 कमाने वाला व्यक्ति है वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकता। यही बड़ा फ़र्क है कि जापान के लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। भारतीय लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते, अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा ये है पीपीपी। साथियों, पीपीपी मतलब परचेसिंग पावर। अगर 15,000 कमाने वाला व्यक्ति है उसकी परचेसिंग पावर क्या होगी, पहले मैंने बता दिया। वो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति की पीपीपी क्या होगी, उसकी परचेसिंग पावर 15,000 कमाने वाले से बहुत बेटर होगी। इसलिए वो मार्केट में पैसा खर्चा करेगा। अगर वो मार्केट में पैसे खर्च करता है तो किसी न किसी को धंधा मिलेगा, किसी न किसी का प्रोडक्ट बिकेगा, इसलिए उस कंपनी को भी काम मिलेगा। और उस कंपनी को काम मिलने का मतलब ये है वहाँ पर रोज़गार पैदा होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो जापान तक पहुँचने में हमें और कई साल लग सकते हैं, क्योंकि जापान जैसे लाइफ स्टैंडर्ड जीने के लिए पूरे देश की तरक्की होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मुद्दे की, जनसंख्या। हमारी जनसंख्या है 142 करोड़ और जापान की है लगभग 13 करोड़। मतलब वहाँ की लोगों की रिक्वायरमेंट कम होगी, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट कम होगी। और हमारे पास भी $4 ट्रिलियन है और उनके पास भी $4 ट्रिलियन है। अगर पर व्यक्ति अगर हम बांटेंगे तो आप कैलकुलेटर पर हिसाब करके देखिएगा हम कहाँ हैं और जापान कहाँ है। लेकिन इसे दूसरे नज़र से भी देखा जा सकता है, जो कि दुनिया भर के देश देखते भी है। भारत में जनसंख्या है, मतलब भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया भर की कंपनियां भारत के अंदर आकर दुनिया भर का बिजनेस करके चले जाते हैं। आप सोच कर देखिएगा, हमारे देश के अंदर करोड़ों मोबाइल बिकते हैं,
चाइना अमेरिका जैसे लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करके जाते हैं, करोड़ों कमा कर जाते हैं, उसी में से हमको फिर लोन देते हैं, उसी पैसे से हम फिर माल उन्हीं से ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा भारत के अंदर बहुत टैलेंट है। अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी तो भारतीय लोग भी हर तरह का उत्पाद देश के अंदर बना सकते हैं और सारी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करके रियल में हम अपनी जीडीपी 5 ट्रिलियन क्या 10, 15, 20 ट्रिलियन भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लोगों को कम दोष दूंगा, यहाँ पर मैं सरकार से मांग करूँगा। हमारे देश के अंदर सिर्फ नारे दिए जाते हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन अब हमारे देश के अंदर भी प्रोडक्ट बनने चाहिए, दुनिया भर के अंदर बेचे जाने चाहिए और हमारे देश की सर्विस सारी दुनिया में इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश युवा देश माना जाता है। अगर हमारे युवा ही बेरोज़गार रहेंगे तो कितनी भी जीडीपी बढ़ने दो, हमारे देश का विकास नहीं माना जाएगा। हो सकता है कोई एक हमारी कंपनी, कोई एक व्यक्ति दुनिया भर की तरक्की कर जाए, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पा ले कि सारी दुनिया भर के देशों को एक ही व्यक्ति सर्विस दे सकता है। ऐसे में हो सकता है उस व्यक्ति के पास दुनिया भर का पैसा आ जाएगा, सिर्फ उसी एक व्यक्ति की तरक्की होगी। हमारे देश की जनता 80 किलो राशन पर ही निर्भर रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इकोनॉमी बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से उस देश को विकसित देश नहीं माना जाएगा। विकसित देश तब माना जाएगा जब पूरे देश का विकास होगा, उस देश के अंदर जापान, अमेरिका, यूके जैसी सर्विसेज मिलेंगी। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, जापान के लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी है, मतलब यही है वो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे जाते हैं, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं उनको मिल जाती है। इसलिए जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ज़्यादा है और भारतीय लोगों की 65 से 70 के बीच है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगा, किसी भी देश की अगर जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो उस देश को विकसित देश नहीं माना जाएगा। उस देश की ज़्यादातर जनता को ये सुविधाएं नहीं मिलती है। ऐसे में उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, असली खेल कुछ और है। जापान, अमेरिका, यूके जैसी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। अच्छा खाना, नौकरी, घर, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ अगर हम लोगों को मिलेगा तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ेगी। अब जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ज़्यादा है और हमारी 70 से कम है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट कर सकते हो। नमस्कार।